सभी को नमस्कार और स्वागत। आज हम सामाजिक अध्ययन के कक्षा 8वीं का नागरिक शास्त्र का अध्याय तीसरा हमें संसद क्यों चाहिए इसके बारे में जानकारी लेंगे। ये भाग 2 है। अभी ये संसद की प्रतिमा है, चित्र। हम इसके बारे में भाग 1 में जानकारी दी है। अब जैसा कि ये भारतीय संसद है, सरकार के विभिन्न स्तर कौन कौन से हैं, सरकार के विभिन्न स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव किस तरह होता है, उसके बारे में हमने पहले जानकारी ली है। जैसा कि आपको मालूम है, भारत में 3 स्तरीय सरकार चलती है। संघीय अथवा केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार और तीसरा स्थानीय स्वराज्य संस्थाएं। इसका मतलब भारत में सरकार का लोगों का भागीदारी बढ़ाने के लिए इस तरह संविधान में यह तरतूद की गई है। जैसा अब संघीय सरकार में अब जो चुनाव होता है वह लोकसभा के प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष जनता के द्वारा चुना जाता है। अब उसमें लोकसभा केंद्र में और राज्यसभा होती है। जो संघीय लोकसभा के सदस्य की संख्या 545 और ये प्रत्यक्ष जनता के द्वारा चुने जाते हैं और ये प्रतिनिधि अपने लोकसभा में भेजते हैं। ये राज्यसभा है, इनके सदस्य संख्या 245 है। अब जो राज्य सरकार है उसमें जो चुनाव होता है, ये विधानसभा इनका कार्यकाल 5 साल का, विधान परिषद ये इनका कार्यकाल 6 साल का। जैसा स्थानीय स्तर पर यदि देखते हैं तो पंचायत राज, उसमें भी सत्ता का विकेंद्रीकरण देखने को मिलता है। जैसा ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, शहरी स्तर पर नगर पालिका और महानगर पालिका, तो इनका जो कार्यकाल होता है 5 साल का होता है। केवल राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का और विधान परिषद का 6 साल का होता है। अभी वर्तमान में 6 राज्यों में आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है और अनुच्छेद 370 हटाए जाने से पहले जम्मू कश्मीर में विधान परिषद थी। विधान परिषद के लगभग 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से चुने जाते हैं जो इसके सदस्य नहीं हैं। अब इसके अलावा राजस्थान, असम, उड़ीसा को भारत के संसद ने अपने स्वयं के विधान परिषद बनाने की इनको मंजूरी दी है, लेकिन अभी ये फिलहाल अस्तित्व में नहीं है। तो इस तरह सत्ता का विकेंद्रीकरण है और जो समस्या आपको स्थानीय स्तर पर मिलती है उसका आप अच्छी तरह से निराकरण कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं और इसलिए सत्ता का विभाजन उसमें देखने को मिलता है। अभी ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप देख सकते हैं। विधायक या एमएलए कौन होता है? तो विधायक का अर्थ होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो विधानसभा का सदस्य होता है। और उनका चुनाव जैसा कि अलग अलग राज्य के अलग प्रतिनिधि जो निर्वाचन क्षेत्र होते विधानसभा के, और उनसे इन प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष जनता के द्वारा चुनकर विधानसभा में भेजा जाता है। तो विधानसभा के प्रतिनिधियों को आमदार अथवा एमएलए कहते हैं। जैसा कि निर्वाचन जो क्षेत्र होता है वह स्थान जिसे अपनी प्रतिनिधि के रूप में उसको चयन किया जाता है जो अपने निर्वाचन क्षेत्र का होता है, या हमें ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुनना पड़ता है जो अलग अलग पार्टी और पक्ष के होते हैं। जैसा कि ये प्रतिनिधित्व शब्द को यदि आप देखते हैं तो उसमें अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को चुनना, जैसा कि ये जनप्रतिनिधि आमदार अथवा जैसा विधानसभा के तो उनको हम एमएलए या आमदार कहते हैं, और लोकसभा के हैं तो हम उनको जैसा खासदार कहते हैं। राज्य विधानसभा और संसद लोकसभा के बीच में वह किस तरह का उसमें आपको फर्क मिलता है। अभी आप इस फर्क के बारे में यदि देखते हैं तो उसमें राज्य विधानसभा और लोकसभा में अंतर जो है, राज्य विधानसभा यह राज्य स्तर पर होता है और लोकसभा ये केंद्र के लिए चुने हुए प्रतिनिधियों की सभा होती है।
जैसा राज्य विधानसभा के सदस्यों को एमएलए अथवा आमदार कहते हैं, तो लोकसभा के सदस्यों को एमपी अथवा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनको या संसद सदस्य या खासदार कहते हैं। विभिन्न राज्यों के विधानसभा सदस्यों की संख्या उनके जनसंख्या के आधार पर तय की गई है, लेकिन लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है। हालांकि दोनों का कार्यकाल, विधानसभा का और लोकसभा का कार्यकाल ये 5-5 साल का है। अपने अपने राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य के प्रमुख होते हैं या प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे देश पर सरकार चलती है। तो इस तरह ये मुद्दे काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी नीचे दिए गए हैं, आप यदि विकल्पों में से कौन से काम राज्य सरकार और कौन सा केंद्र सरकार करता है, चीन के साथ शांतिपूर्ण संबंध रखा जाए, तो ये विषय आता है केंद्र सरकार के अख्तियार में। मध्य प्रदेश में बोर्ड के तहत आने वाले सभी स्कूलों में कक्षा 8 को बोर्ड की परीक्षाओं से बाहर रखा जाएगा, तो ये आता है विषय राज्य सरकार का, जैसा कि यह राज्य सरकार का विषय है। और अजमेर और मैसूर के बीच, जैसा कि आपको मालूम है, यह राज्य सूची का विषय शिक्षा, और उसमें अजमेर और मैसूर के बीच एक नई रेलगाड़ी चलाई जाएगी, तो रेल मंत्रालय ये आता है केंद्र सरकार के अख्तियार में। और 1000 रुपये का नया नोट जारी किया जाएगा, तो ये आता है जैसा कि टैक्स और चलन के संबंध में केंद्र सरकार के पास आता है। अभी आप उसमें देखेंगे, हमारे समय में लोकतांत्रिक सरकारों का आमतौर पर प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र की संज्ञा दी जाती है। ऊपर कुछ शब्द दिए गए, उसमें आते हैं प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से हिस्सेदारी नहीं करते, बल्कि चुनाव प्रक्रिया के जरिए प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र में लोग विधायकों की हिस्सेदारी नहीं करते। जैसा कि उसमें प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधियों का चुनते हैं, और ये विधायकों की पूरी जानते हैं, विधायकों को पूरी जनता के बारे में मिलकर फैसले लेते हैं। आज के दौर में ऐसे किसी सरकार को लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता जो अपने लोगों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार न देती हो। इसका मतलब यह है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। अभी आप देखेंगे कि पंचायत राज्य विधायिका को संसद या संसद के लिए चुने जाने वाली ज्यादातर निर्वाचित प्रतिनिधियों को 5 साल की अवधि के लिए चुना जाता है। ऐसा क्यों है कि जनप्रतिनिधियों को केवल कुछ सालों के लिए चुना जाता है, जीवन भर के लिए क्यों नहीं? तो यदि ऐसा होता है तो वह अनियंत्रित सत्ता आएगी और लोग जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे, मनमानी करेंगे और जनता के हित और कल्याण के काम नहीं करेंगे, और एक प्रकार से अनियंत्रित सत्ता चलेगी और अपने मनमाने ढंग से वह काम करेंगे, और इसलिए ऐसा नहीं है। अभी आप देखिए, ऊपर ये लोकसभा है और दूसरा ये संसद का चित्र है ऊपर, और ये जैसा ये लोकसभा का है और ये लाल कारपेट वाला राज्यसभा का है। भारतीय संसद देश की सर्वोच्च निर्माती संस्था है और इसके 2 सदन हैं, एक राज्यसभा जो वरिष्ठ सदन इसे कहा जाता है, और दूसरा है लोकसभा। राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या 245 है, उसमें 233 प्लस 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, जिनका सामाजिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में और अन्य क्षेत्र में जिनका अच्छा काम है, ऐसे लोगों को मनोनीत किया जाता है। देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। इस समय जो वेंकैया नायडू है वो उपराष्ट्रपति हैं। लोकसभा के कुल सदस्य संख्या 545 और इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते इस समय श्री ओम बिरला ये लोकसभा के अध्यक्ष है। तो इसी तरह आप इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देखे हैं। अब आप देखिए संसद की भूमिका क्या होती है। आज़ादी के बाद यानी 1947 के बाद जो भारतीय संसद गठित की गई और उसमें लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता का आस्था का प्रतीक है, क्योंकि यही से हमारे कानून बनते हैं, यही से जनता के लिए अलग अलग कल्याणकारी जो घोषणाएं होती है, काम किया जाता है, हमारे बजट पास होते, कानून बनाए जाते हैं।
तो इसलिए ये संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता के आस्था का प्रतीक है। यह सिद्धांत निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन है। आप जानते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से जनता वहां लोकसभा में नहीं जाती, लेकिन जनता के प्रतिनिधि मूलक, जैसा हमारा जो संसद में जो प्रतिनिधियों को भेजा जाता है, ये प्रतिनिधि मूलक है और अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र से अपने प्रतिनिधियों को संसद में भेजा जाता है और वे जनता के मुताबिक जैसा कानून बनाना है, जनता के लिए जन कल्याणकारी कार्य करना है, तो ये सिद्धांत जनता की हिस्सेदारी, भागीदारी और सहमति आधारित शासन हमारे देश के अंदर चलता है। हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं क्योंकि जनता का प्रतिनिधित्व करती है और यदि जो सरकार चुनकर आती है और यदि वह 5 साल जनता के लिए अच्छा विकासात्मक कार्य करती है तो दोबारा जनता उस सरकार को चुनकर देगी, और यदि कोई सरकार जनता के लिए अच्छा काम नहीं करेगी, विकासात्मक काम नहीं करेगी, तो जनता फिर दोबारा ऐसे पार्टी के सदस्यों को चुनकर नहीं देगी। और इसलिए जनता का ये प्रतिनिधित्व करती है, तो जनता के हाथ में शक्ति है किस सरकार को शासन में बिठाना है और किसको नहीं। लोकसभा के लिए इसीलिए भी उसी तरह का चुनाव होते हैं जिस तरह राज्य विधानसभा के चुनाव होते हैं। जैसा कि हमने देखा महाराष्ट्र से जो संसद जाते हैं वो 48 है। जैसा हमारे राज्य विधानसभा की जो सदस्य संख्या है वो 288 है। विधान परिषद महाराष्ट्र की जो सदस्य संख्या है 78 है। तो इस तरह इनके चुनाव प्रत्यक्ष विधानसभा और लोकसभा के चुनाव प्रत्यक्ष जनता के जरिए होते हैं। आमतौर पर लोकसभा के चुनाव हर 5 साल के बाद होते हैं। देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है, तो लगभग ऐसे हमारे देश में 543 से ज़्यादा जो निर्वाचन क्षेत्र है और उसमें जैसा कि हर साल इलेक्शन होता है, 2 एंग्लो इंडियन सदस्य भी होते, यानी 543। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति को संसद में भेजा जाता है और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक पार्टी के होते हैं। जैसा कि भारत में बहुपक्षीय पद्धति है, कई क्षेत्रीय पार्टियां हैं, कई राष्ट्रीय पार्टियां हैं, और जैसा कि भारत में अभी इस समय वर्तमान में बीजेपी की सरकार है और बाकी अन्य पार्टियां जैसा कि कांग्रेस है, कम्युनिस्ट पार्टी है और एनसीपी है, तो ये पार्टी सब विपक्ष में इस समय बैठी हुई है। तो इस समय उनका स्पष्ट बहुमत बीजेपी का है। अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि उसमें भारत में 2014 का इलेक्शन आप देख सकते हैं, या थोड़ी सी आंकड़ेवारी आप देखिए। जैसा कि इस समय 2014 का चुनाव में 303 बीजेपी के सदस्य चुनकर आए, कांग्रेस के 52 और रेस्ट ऑफ द पार्टीज एंड अदर पार्टी के 187 सदस्य चुनकर आए। जैसा कि टोटल सदस्य संख्या अभी लोकसभा में 542 का आंकड़ा है और उसमें एक सदस्य जो वेल्लोर का सीट है तो उनका वोटिंग वेल्लोर का पोस्टपोन हो गया है। तो इस तरह आप देखेंगे कि महिलाओं की इसमें जो भागीदारी है तो उसमें किस तरह उनका चुनाव होता है। जैसा बीजेपी के जो पुरुष है खासदार वो 260 है, कांग्रेस के 45 है और अदर पार्टीज के 153 है। जैसा कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व संसद के अंदर बीजेपी के 39 सदस्य हैं, कांग्रेस के 6 है और अदर पार्टीज के 30 है, और ट्रांसजेंडर जो है वो किसी भी पार्टी का सदस्य अभी तक मतलब ये 2019 के लोकसभा के अंदर नहीं गया है। तो इस तरह ये थोड़ी सी मोटा मोटी ये जानकारी थी। अब इसके अलावा आप देखिए ये थोड़ा सा बड़ा कई तालिका है उसमें आप देख सकते हैं। जैसा कि 2014 के इलेक्शन की एक तालिका आपके सामने है। अब उसमें बगल में जो तालिका दी गई है उसके आधार पर प्रश्नों के हम कुछ उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। अभी उसमें पहला जो है जैसा टोटल सदस्य संख्या को आप यदि देखते हैं कौन सरकार बनाएगा और क्यों। अभी आप देखिए यहाँ पर कौन सरकार बनाएगा और क्यों। अभी आप देखिए 2014 में
272 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी ने पार किया, जो उनको बहुमत के लिए 272 का जो जादुई आंकड़ा वो पूरा किसी भी पक्ष अथवा पार्टी के लिए आवश्यक होता है। अभी इनका 282 है और इसलिए अभी ये स्वयं अपनी सरकार बना सकते हैं, लेकिन चुनाव के पहले जिनके साथ उन्होंने अपना गठबंधन किया था उनको लेकर उन्होंने अपनी सरकार 2014 में बनाई। अभी जैसा कि विपक्ष किसको कहा जाएगा और उसमें उसकी भूमिका क्या रहेगी, अभी विपक्ष इसमें कौन रहेगा। अभी इस 282 के बाद सबसे ज़्यादा आंकड़ेवारी आप टोटल इसमें आप देखते हैं तो इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी 44 सदस्य, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनलिस्ट सॉरी उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं यानी कांग्रेस पार्टी के 44 सदस्य है, तो अपोजिशन उनके पास जाएगा। अभी तो उसमें उनकी भूमिका सरकार के कार्य कामकाज पर नियंत्रण रखना और जनता के लिए विभिन्न प्रकार के मुद्दों को संसद के अंदर उपस्थित करना, तो इस तरह ये विरोधी पक्ष की भूमिका है। अब उसमें लोकसभा में चर्चा के लिए कौन से सदस्य उपस्थित होंगे, मतलब यह लोकसभा में चर्चा के लिए कौन उपस्थित होंगे, जो आपको टोटल यह सदस्य दिख रहे हैं 543 सदस्य, जिनको जनता ने अपने प्रतिनिधि के रूप में जनता के काम के लिए संसद में भेजा है। यह सभी प्रतिनिधि अपने अपने राज्य का अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व वहाँ करेंगे और जनता की समस्याओं को वहाँ वो उठाएंगे। अभी इसके अलावा आप दूसरा देखिए, और दूसरा एक हमारे पास और एक स्टैटिक्स है, उसमें आप देखिए इलेक्शन रिजल्ट फॉर लोकसभा। अभी ये जो है 1962 में जो इलेक्शन हुआ था, तो यह 1962 के इलेक्शन का एक चार्ट आपके सामने है और तीसरा लोकसभा चुनाव का ये परिणाम है। अब इस चित्र के आधार पर हम कुछ प्रश्न आपको पूछते हैं। लोकसभा में बताते हैं, जैसा लोकसभा में किस राज्य के सांसद सबसे अधिक है और आपके विचार से ऐसा क्यों। आप यहाँ देख सकते हैं सबसे अधिक उम्मीदवार या लोकसभा के सदस्य ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो ऐसा क्यों, तो क्योंकि ये उस समय एक क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य और दूसरा संसद सदस्यों की जो वहाँ की जो जनसंख्या है वह अधिक होने के कारण उत्तर प्रदेश में टोटल जो सीट है संसद सदस्यों की वो टोटल 86 है, मतलब 86 निर्वाचन क्षेत्र रहेंगे। अब उसमें आप देखेंगे तो कांग्रेस को 59 उनके सदस्य चुनकर आए हैं, बाकी अन्य राजनीतिक पार्टी के। लोकसभा में किस राज्य के सांसदों की संख्या सबसे कम है। अभी आप यह देख सकते हैं मणिपुर और दूसरा त्रिपुरा, ये जैसा दो इनके सदस्य संख्या है, क्योंकि यह पर्वतीय एवं पहाड़ी इलाका क्षेत्र होने के कारण, यहाँ की जनसंख्या कम होने के कारण वहाँ पर केवल 2 सीट वहाँ दिखते हैं। किस राजनीतिक दल ने सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा सीट जीती है। अभी आप यहाँ देख सकते हैं पूरे यहाँ पर कांग्रेस की आंकड़ेवारी है, मतलब यह कांग्रेस के सदस्य चुनकर आए हैं और यह टोटल सदस्य 490 में से 338 जो सीटें हैं 338 सीटें कांग्रेस को मिली है, तो उसका 490 का आधा जो होगा जैसा 245 यानी 246 इनके बहुमत के लिए आंकड़ा चाहिए। अब यहाँ किसी कारणवश यहाँ पर इलेक्शन भी हुआ था, कम्युनिस्ट पार्टी के सीट यहाँ आए थे मणिपुर और त्रिपुरा के अंदर, और उसके बाद आता है वो दिल्ली का, उस समय 5 सीट थे। तो इस तरह आप देख सकते हैं आपके राज्य में कौन सा दल सरकार बनाएगा। अभी इस समय वर्तमान में हमारे विधानसभा के सदस्य संख्या 288 है और वह गठबंधन की सरकार है महाराष्ट्र में। जैसा आप जानते हैं एनसीपी है, शिवसेना है और कांग्रेस, इनकी सरकार चल रही है। अभी आप दूसरा और एक आप 15वीं लोकसभा के चुनाव का परिणाम जो 2009 में हुआ था, अब उसके स्थिति के बारे में आप थोड़ा सा देखिए क्या स्थिति है। अभी आप देख सकते हैं इस तालिका में 2009 में हुए 15वीं लोकसभा के चुनाव परिणाम दिखाए गए हैं और इन चुनाव में जैसा इंडियन नेशनल कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सीटें मिली, लेकिन फिर भी वो लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं कर पाई, लिहाजा उसे अन्य दलों के साथ मिलकर
संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए का सरकार इनको बनानी पड़ी। अभी उसमें यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए की सरकार ये 2009 में बनी थी। अब थोड़ा सा इनके यह आंकड़ेवारी के थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं। अभी आप यहाँ देखते हैं कि सबसे ज़्यादा सीट जो है इनकी आई है इंडियन नेशनल कांग्रेस, या 206 सीट उनकी आई है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की 116 सीट आई है और बाकी नेशनल एनसीपी के 9 सीटें, भारतीय जनता दल राजद की 4 सीट, तो बहुजन समाजवादी पार्टी की 21 सीट। अब यहाँ पर जो सरकार 2009 में बनी थी, मनमोहन सिंह उस समय देश के प्रधानमंत्री थे और यूपीए के गठबंधन की सरकार बनी और उसमें बीजेपी को छोड़कर कई जिनके साथ मतलब उन्होंने अपने गठबंधन की सरकार बनाई थी, क्योंकि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को 206 सीटें मिली। जैसा कि बहुमत हासिल करने के लिए 272 का आंकड़ा पूरा होना चाहिए बहुमत के लिए, और ये आंकड़ा ये पूरा नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने अन्य पार्टियों के साथ अपना गठबंधन की सरकार बनी। और उस समय भारतीय जनता पार्टी के 116 सीट यानी सबसे ज़्यादा सीट 543 में से उनके 116 सीट आ गए, इसलिए वह विपक्ष में यह पार्टी बैठी और विपक्ष का उनके पार्टी का नेता था। तो इस तरह कई बार जब किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो विचारधारा वाली पार्टियों के साथ वह अपनी गठबंधन की सरकार बनाते हैं। लेकिन 2014 और 2019 में आप जो सरकार देख रहे हैं उसमें स्पष्ट बहुमत बीजेपी को मिला है और इसलिए बीजेपी ने सरकार 2014 और 2019 में बनाई। तो इस तरह हमारा यह भाग दूसरा पूरा हुआ। धन्यवाद।